हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए कि भई कैसे चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया? तो भई कमेंट करके बताते रहा करो कि चीज़ें कैसी चल रही हैं और क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा और रिवाइज़ भी कर लिया होगा, तो मैं आपको अब रिवाइज़ नहीं कराऊँगा, ठीक है? हम सीधा आज अगले लेक्चर पे चलेंगे और सीधा शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखिए सर, अब एक बात सुनना ज़रा, हमने अभी तक रेज़िडेंशियल स्टेटस करा, किसका करा सर? इंडिविजुअल का, ठीक है? फिर हमने पिछली क्लास में ये भी देखा कि कब ऐसे केसेस थे जहां पे जो सेकंड कंडीशन है, यानी कि 60 डेज़ और 365 डेज़ की वो नहीं लगेगी, ठीक है? और ऐसी कंडीशन थी जहां पे 15 लाख से ज़्यादा इनकम होती थी, तो फिर वहां पे 60 डेज़ की जगह 120 डेज़ हो जाता था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था उसको घर पे कर लेना। तो फिर अब क्या करना है, अब जरा समझिए, हमें अब करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, यानी कि हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जिसको प्यार से HUF कहते हो। और आपने पढ़ा भी होगा HUF के बारे में कि क्या होता है कि जो हिंदू हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए और एक और है शायद, इनको एक बेनिफिट अलाउड होता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस का टाइप, यानी कि आप कह सकते हो एक बिजनेस का टाइप हो सकता है जिसके अंदर वो HUF बना सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बहुत पुराने उससे चला आ रहा है। एक्चुअली ये जो था ना, HUF का कॉन्सेप्ट जो था, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए था। फिर धीरे धीरे इसको हमने मतलब लॉ में जोड़ के बिजनेस के अंदर भी लेकर आ गए। तो मेनली ये था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए और ये शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल से। तो दो तरह की HUF बनाई जाती थी, एक होती थी मित्रशरा और दूसरी दया भागा। पर हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हम तो सिर्फ बात करेंगे कि HUF क्या है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक पर्सन है, इसकी भी टैक्सेशन होती है, अलग से होती है। अब अच्छा, मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए जरा कि इसकी टैक्सेशन कैसी होती है, जरा समझिए, ठीक है? लिखना मत, इसको सिर्फ समझ लेना कि जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, जो एक फैमिली की प्रॉपर्टी है। ये एक फैमिली है जहां पे ये मेन पर्सन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? दादा। दादा मतलब कर्ता। और बाकी सारे कौन से होते हैं सर? बाकी को पार्टनर होते हैं, ठीक है? तो जितने भी फैमिली के, याद रखना, चाहे वो मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, और इंक्लूडिंग बच्चे, वो सब क्या होते हैं सर? वो सारे के सारे इस फैमिली के को पार्टनर होते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी है, समझिए, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है सर? ये प्रॉपर्टी है इनकी पुरानी फोर फादर्स की, यानी अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू जो है वो 50 करोड़ है। और इससे रेंट आता है। कितना रेंट आता है? लेट सपोज 20 लाख रुपए का रेंट आता है। कितना रेंट आता है सर? 20 लाख रुपए का रेंट आता है पर एनम। पर एनम 20 लाख रुपए का रेंट इससे आता है। अब इन्होंने क्या करा, समझिए जरा, इन्होंने क्या करा, ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इसके लिए इन्होंने एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाई, HUF बना दी, और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है सर? ये सबकी प्रॉपर्टी है। ये कर्ता और को पार्सन सबकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन सब में इनका हिस्सा है। तो कलेक्टिवली इन्होंने इसको HUF में डाल दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। और इससे जो भी प्रॉफिट इनको हो रहा है, रेंटल इनकम या जो भी आ रहा है, वो इन को पार्टनर्स के अंदर और इन पार्टनर्स के अंदर, मतलब को पार्टनर और फैमिली मेंबर्स में बट जाएगा। तो ऐसे HUF क्या होता है सर? HUF एक सेपरेट लीगल पर्सन होता है। और आप आगे पढ़ोगे और समझोगे भी प्रैक्टिकल बेसिस पे कि कैसे HUF को यूज करके आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। याद रखना, मैं आपसे टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूं, टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा। टैक्स प्लानिंग होता है, समझिए जरा, टैक्स प्लानिंग होता है कि लॉ में जो लिखा हुआ है उसको यूज करके, लॉ में जो लिखा हुआ है उसको यूज करके आप अपना टैक्स बचा रहे हैं, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। टैक्स इवेजन क्या होता है सर? टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि आप
लॉ के अगेंस्ट जाके, यानी कि उसके लूप होल्स को यूज करके या फिर इलीगल तरीके से अपने टैक्स को बचाते हैं, तो उसको कहा जाता है टैक्स का इवेजन करना। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए जरा, हमें सीखना क्या है सर? हमें सीखना है कि HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कब रेजिडेंट होगी और कब रेजिडेंट नहीं होगी, मतलब कब नॉन रेजिडेंट होगी। तो बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। आइए इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले तो पॉइंट नंबर ए, व्हेन अ HUF विल बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो उसकी क्या कंडीशन है? आइए, तो सर एक HUF या तो क्या होगी, रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कब एक HUF रेजिडेंट होगी, नॉन रेजिडेंट? क्योंकि यहां पे हम स्टे तो देख नहीं सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं HUF का स्टे है? नहीं सर, HUF तो अपने आप में कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन ही है कंपनी की तरह, तो उसका कोई स्टे तो हो नहीं सकता। तो यहां पे हम लिखेंगे, लिखिए रेजिडेंट कब होगी, इफ, अब यहां ध्यान से समझना, इफ द कंट्रोल कंट्रोल and management, if the control and management of its affairs, किसके, HUF के, is ऐसे लिखेंगे, होली, होली का मतलब क्या हो गया सर? होली का मतलब हो गया 100%, और पार्टली, पार्टली कितना हो गया सर? पार्टली 1% भी हो सकता है। ठीक है, इज या इन इंडिया, इस तो लिख लिया, इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा कि सर एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी, क्या बन जाएगी सर? इंडिया में प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट बन जाएगी अगर, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चाहे होली हो यानी कि पूरा का पूरा हो, या पार्टली हो यानी कि कुछ हिस्सा भी अगर कहां पे हो गया, इंडिया में हो गया। इंडिया में कब हो गया? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। आपको पता है ना कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए निकालते हैं, तो फिर वो HUF, फिर वो HUF क्या बन जाएगी सर? रेजिडेंट। सर बात तो समझ आ गई, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है, कि क्या होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली यानी कि पूरा का पूरा या पार्टली इंडिया में है। तो अब आपको समझना है कि व्हाट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका, सर दूसरा पार्ट यानी कि नॉन रेजिडेंट कब होगी? इफ HUF कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इफ HUF कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली, होली मतलब 100% इज इन आउटसाइड इंडिया, जब उसका पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में अगर किसी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा 100% इंडिया से बाहर है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंडिया में हो गया तो वो क्या बच जाएगी सर? HUF इंडिया की रेजिडेंट, इंडिया की रेजिडेंट। ठीक है, और आपको पता है रेजिडेंट से तो हम सारे टैक्स ले लेते हैं, और नॉन रेजिडेंट से हम फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। इतनी बात समझ आई? चलिए, तो अब यहां पे मुद्दा यह आता है सर, मुद्दा यह आता है कि ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं जरा, यहां देखिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होती है, समझिए मेरी बात। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कहां पे HUF से रिलेटेड डिसीजन लिए जा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लिए जा रहे हैं। यानी कि समझिए जरा कि HUF है, प्रैक्टिकली समझिए कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो कि एक बिजनेस करती है। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हाँ,
एक एचयूएफ भी बिजनेस कर सकती है। अब एक बिजनेस बनाया गया, लेट सपोज एक बिजनेस बनाया गया, उस बिजनेस के अंदर जो फैमिली के सारे मेंबर हैं उनको जोड़ दिया गया और उसको एक कंपनी नहीं बनाई गई, उसको 1% कंपनी नहीं बनाई गई, उसको प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड नहीं बनाया गया, ना एलएलपी बनाया गया, उसको बना दिया गया एचयूएफ। और एचयूएफ के लिए अलग से पैन कार्ड अप्लाई होता है, उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो एचयूएफ का अलग से पैन कार्ड आता है। एचयूएफ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ और इन द एंड ऑल्सो इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। तो समझिए जरा मेरी बात को कि एचयूएफ क्या हो गया सर, एक अलग से बिजनेस हो गया। ठीक है, उन्होंने एक बिजनेस स्टैब्लिश करा और दादाजी ने क्या करा, दादाजी ने कहा कि ये बिजनेस सबका है और इसको एचयूएफ में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा समझिए, जो दादाजी हैं, दादाजी जो है ये कौन है सर, ये है कर्ता। आपको पता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, जो सारे डिसीजन लेता है वो होता है कर्ता। अब जरा समझिए, इनका बिजनेस जो चल रहा है वो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। चल रहा है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। यानी सारे क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया के हैं, सारा जितना भी पैसा आता है सब ऑस्ट्रेलिया में है और बिजनेस चल भी कहां रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये जो कर्ता दादाजी हैं ये कहते हैं कि भाई मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और ये इंडिया में रहते हैं। कहां रहते हैं, इंडिया में। अब जरा समझिए मेरी बात को कि बिजनेस कहां चल रहा है सर एचयूएफ का, ऑस्ट्रेलिया में। दादाजी जो करता है वो कहां रहते हैं, इंडिया में। और ये जो भी पॉलिसी है, समझिए जरा, जो भी पॉलिसी है बिजनेस से रिलेटेड कि भाई हमें सेल कितनी रखनी है, समझिए जरा, कि भाई हमें ऑफिस कहां रखना है, हमें सेल कितनी करनी पड़ेगी, हमें बिजनेस में जो हमारा रेवेन्यू है वो कितना रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, फीस क्या होगी, ऑफिस कहां खोलेंगे। यानी आप कह सकते हो जितने भी मेन डिसीजन होते हैं, जितने भी, इसको लिखना मत, मेन डिसीजंस होते हैं, वही तो क्या होते हैं सर, वही होते हैं मेरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और वो कौन करता है मेनली सर, वो करते हैं मेनली करता भाई साहब, दादाजी। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो की डिसीजंस होते हैं, मेन डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज रनिंग ऑफ द बिजनेस, वो सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं, मेन डिसीजंस, उसको कहा जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बात समझ आई। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं कि आप अपने, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने घर छोड़ के, अपना घर छोड़ के लक्ष्मी नगर या फिर दिल्ली में या फिर और भी स्टेट्स में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, मुखर्जी नगर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अब मुझे बताइए, आप तो वहां पे जाके रह रहे हैं किराए पे, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन कंट्रोल है वो कहां से हो रहा है, वो आपके घर से होता है। क्योंकि आपके माता जी या पिताजी आपको बताते हैं कि भाई ये आप काम करो, ऐसे करना चाहिए, ये वो। हालांकि आप आके फ्री हो जाते हो कि आप कहते हो चलो हम अब माई लाइफ माई रूल हिसाब से अब हम जिएंगे। तो होती है बहुत सारी चीजें, घूमने फिरने निकल जाते हो और खर्चा भी बहुत कर देते हो, बाद में घर वालों को बोलते रहते हो कि ज्यादा खर्चा हो गया और फिर झूठ बोल के पैसे ले लेते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ठीक है, एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का है सर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अभी भी घर का है। घर वाले जिस दिन कहेंगे सामान बोरिया बिस्तर बांध के घर आ जाओ, आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपको आना पड़ेगा। तो बात समझ आई कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड जो मेन डिसीजंस होते हैं, याद रखना मैं मेन डिसीजंस की बात कर रहा हूं, पॉलिसी मेकिंग हो गई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई, मेनली प्लानिंग हो गई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट वाले जो आपने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं उनको कहा जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बात क्लियर है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, कंट्रोल अगर मैनेजमेंट इंडिया में है, यानी उसके डिसीजंस, यानी आप ये कह सकते हो सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कब डिसाइड होता है, ये सर मीटिंग्स में डिसाइड होता है मेनली। प्रैक्टिकली कहां डिसाइड होता है, मीटिंग्स में। तो अगर उसकी मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं, सर कितनी मीटिंग, सर टोटल उसकी 10 मीटिंग हुई। कितनी मीटिंग हुई, 10 मीटिंग। अब 10 में से, समझिए जरा, 10 में से 9 मीटिंग तो ऑस्ट्रेलिया में हुई, 9 मीटिंग कहां हुई, ऑस्ट्रेलिया में, और एक मीटिंग इंडिया में हो गई। तो अब जरा समझिए क्या लिखा है लॉ में। लॉ कह रहा है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब जो मीटिंग हो रही है उसमें जो पॉलिसीज बन रही हैं, या तो वो पूरा का पूरा इंडिया में होना चाहिए, यानी पूरी 10 की 10 मीटिंग कहां हो, इंडिया में, या फिर एक मीटिंग भी, यानी पार्टली भी एक मीटिंग भी इंडिया में हो गई, तो वो एचयूएफ, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट बन जाएगी। अच्छा सर, बात समझ आ गई है कि सर अगर कोई भी एचयूएफ, अगर कोई भी एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है या लोकेटेड है,
चाहे होली हो या पार्टली हो, तो वो एचयूएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर उसकी सारी की सारी मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होती, एक भी मीटिंग इंडिया में नहीं होती, तो फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो एचयूएफ क्या बन गई है? नॉन रेजिडेंट। बताओ क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो इसके डिसीजन कौन लेता है? कर्ता। तो प्रैक्टिकली तो ये होता है कि जहां कर्ता होगा, जहां पे कर्ता होगा, वहीं पे ही ये क्या होगी? मतलब रेजिडेंट होगी एचयूएफ। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, इस पे बहुत सारे केस स्टडीज भी है, अभी हम करेंगे। मुझे बताओ, पहले तो इतनी बात समझ आ गई? आइए जरा लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन। अगर आपको इन क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट करके बताइए और शेयर जरूर करिए। देखिए शेयर करते हैं और जब थोड़े व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मोटिवेशन मिलती है। लिखिए, व्हाट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है फॉर एचयूएफ रेजिडेंशियल स्टेटस? ठीक है, चल लिखिए आंसर। जनरल रूल। लिखिए जनरल रूल, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स, लिखिए बुलेट नंबर 1, द की। की मतलब मेन, मैनेजीरियल एंड कमर्शियल। कमर्शियल डिसीजन कौन से होते हैं सर? कि कितने का बेचना है, कहां बेचना है, कितने का खरीदना है, ये सारे कमर्शियल डिसीजंस ऑफ एचयूएफ। ठीक है, यानी की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस क्या होते हैं? हमारे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए एग्जांपल। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोलिंग। भाई आपको पता है कंट्रोलिंग क्या होती है? जो प्लान बनाया था, बजट बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रिपेयरिंग बजट, प्रिपेयरिंग बजट्स। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे की मैनेजमेंट। यानी आप समझो कि टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है, वो सारे के सारे होते हैं मेरे की मैनेजमेंट डिसीजन, जिसको हम कहते हैं प्यार से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब जरा मेरी बात समझिए कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि हाँ ठीक है समझ आ गई चीजें, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए। केसेस क्या हुआ कि भाई कहीं पे ऐसा हुआ कि कर्ता जो है वो तो इंडिया में है, समझो कर्ता इंडिया में है, बिजनेस ऑपरेट हो रहा है अमेरिका में। एचयूएफ का बिजनेस ऑपरेट हो रहा है अमेरिका में, कर्ता इंडिया में है। अब डिसीजन लेने की पावर कर्ता ने दे दी अपने बेटे को, जो कि अमेरिका में रहता है। समझिए, कर्ता है मेन, लेकिन कर्ता ने डिसीजन लेने की पावर किसको दे दी? अपने बेटे को दे दी, जो कि अमेरिका में रहता है, और बिजनेस भी कहां चल रहा है? अमेरिका में। अब जरा समझिए, मेरी बात समझिए कि कर्ता इंडिया में रहा, लेकिन डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं? सारे के सारे अमेरिका से। डिसीजन सारे कहां लिए जा रहे हैं सर? अमेरिका में। तो उस केस में ये हो जाएगा कि एचयूएफ नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, भले ही कर्ता इंडिया में रेजिडेंट हो, भले ही कर्ता इंडिया में रेजिडेंट हो। ठीक है, तो इन सब पे केस स्टडीज हुई, तो कुछ केसेस बने, 5-6 केसेस बने, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए इसमें। पॉइंट नंबर ए, या ए मत लिखिए, 1 लिखिए, 1 2 3। 1, लिखिए, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट
include day to day activities like work done by servants, employees, clerks, agents. ठीक है, समझिए जरा हुआ क्या। केस हुआ कि एक एचयूएफ है, वो इंडिया में है, एचयूएफ इंडिया में है, काम भी हो रहा है इंडिया में। कर्ता जो है उसका मेन डिसीजन लेने की जिसके पास पावर है वो बैठा है अमेरिका में, वो बैठा है अमेरिका में। अब उसका बिजनेस जो है वो सारा कहां से ऑपरेट हो रहा है, एचयूएफ का इंडिया से। तो अब क्या हुआ, करता तो कहां पर है सर, करता अमेरिका में, डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं सर, अमेरिका में। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि यार काम तो सारा इंडिया में हो रहा है, नौकर यहां पर है, सर्वेंट यहां पे काम कर रहे हैं, क्लर्क यहां पे काम कर रहे हैं, एजेंट यहां पे काम कर रहे हैं। तो जब ये रूटीन वर्क, समझिए किसकी बात हो रही है सर, रूटीन वर्क की, ये हो गया मेरा रूटीन वर्क। उसने कहा कि भाई आपके एचयूएफ का रूटीन वर्क तो कहां पर हो रहा है, इंडिया में। उसने कहा रूटीन वर्क हो रहा है इंडिया में, तो इसका मतलब आपकी एचयूएफ जो है वो इंडिया में रेजिडेंट है, क्योंकि यहां से डिसीजन लिए जा रहे हैं, समझिए। उसने कहा कि आपका रूटीन वर्क इंडिया में हो रहा है एचयूएफ का, तो इसका मतलब डिसीजन भी इंडिया से लिए जा रहे हैं। तो ये मैटर गया फिर कोर्ट में, केस हुआ। अब कोर्ट में जो जज होते हैं उनका मेन काम होता है, आपको पता ही होगा कि जज का मेन काम होता है लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, और अगर लॉ में कुछ गलती है तो आगे सरकार को बताना कि ये गलतियां आप ठीक कर लीजिए। तो जब जजेस ने इनकम टैक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन करी तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे वर्ड लिखा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को डिफाइन करना था, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऐसे डिफाइन हुआ कि जो टॉप लेवल यानी कि जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो बैठे हुए लोग हैं वो जो डिसीजन लेते हैं उनको कहा जाता है पॉलिसी मेकिंग, और वो होती है हमारी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब ये सारा जो वर्क है, उन्होंने कहा भाई ये सारा वर्क तो क्या रूटीन वर्क है, इसका कर्ता से या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उससे कोई लेने देना नहीं है, ये तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका काम होता है सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो जजेस ने कहा कि भाई देखो अगर कोई डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है यानी कि रूटीन वर्क हो रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होता या वो जस्टिफाई नहीं करेगा कि वो एचयूएफ इंडिया में क्या है, रेजिडेंट। तो यानी कि अगर रूटीन वर्क होता है, समझिए जरा क्या लिखा है मेरे यहां देखिए, डज नॉट इंक्लूड यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड डे टू डे एक्टिविटीज लाइक वर्क डन बाय सर्वेंट एम्प्लॉय क्लर्क एजेंट्स, यानी कि रूटीन वर्क। तो रूटीन वर्क होता है तो उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं माना जाता, ठीक है। तो लिखेंगे दिस डज नॉट मीन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये केसेस के बेसिस पे, केसेस के बेसिस पे, हाँ केसेस के बेसिस पे ये सब बाद में एक्सप्लेनेशन डाली गई इनकम टैक्स में, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर दोबारा से केसेस ना आए, तो पहले ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल दी कि भाई ये सब बातों का ध्यान रखेंगे कौन, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, इट इज नॉट इनफ दैट पर्सन ओनली हैज, ऐसे लिखेंगे, राइट टू कंट्रोल और पावर टू कंट्रोल, पावर टू मैनेज, ठीक है। लिखिए द कंट्रोल मस्ट बी एक्चुअली एक्सरसाइज्ड। क्या मतलब हुआ, इसको लिख लीजिए पहले फिर समझाता हूं। लिख लिया, देखिए समझिए इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक और केस हुआ। ये कौन है सर? ये है दादाजी। ठीक है, ये देखिए इनकी झुर्रियां पड़ी हुई हैं थोड़ी, है ना। और सर दादाजी है तो चश्मा भी लगा होगा, ये लीजिए। तो दादाजी है सर, दादाजी कौन है सर? दादाजी हैं हमारे एचयूएफ के कर्ता धर्ता। क्या है? कर्ता। और इनका नाम है धर्ता। ठीक है, मान लेते हैं इनका नाम है धर्ता। यह है कर्ता और इनके घर वालों ने इनका प्यार से नाम लिख दिया धर्ता। अब ये जो है, समझिए, ये जो है ये रहते हैं इंडिया में। ठीक है, और इनकी जो एचयूएफ है वो ऑपरेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे ऑपरेट हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में। अब समझिए जरा, हमें देखना नहीं है कहां से ऑपरेट हो रही है, कहां से नहीं हो रही। हम तो देखेंगे कि मीटिंग्स कहां हो रही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अब दादाजी जो है वो तो इंडिया में रहते हैं। अब मेन जो है कर्ता धर्ता दादाजी हैं। बाकी जो इनका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है सारा कहां से हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। अब समझिए जरा, दादाजी जो है वो पुराने ख्यालात के हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है वीडियो कॉल और इस कॉल पे बात नहीं करूंगा, मैं तो पहले क्या करूंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। वहां जाके क्या करूंगा सर? मीटिंग करूंगा अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से, अपने को पार्टनर से, फैमिली मेंबर से, और वहां जाके मैं डिसीजन लूंगा कि क्या होना चाहिए। यानी क्या हुआ कि वो साल में 5 बार कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया गए। साल में 5 बार ऑस्ट्रेलिया गए, किस लिए सर? वहां पे मीटिंग करने के लिए और डिसाइड करने के लिए। अच्छा, क्या इंडिया में कोई मीटिंग हुई? नहीं सर, इंडिया में कोई भी मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 5 बार ऑस्ट्रेलिया गए। आप समझ लो कि कुल मिला के 300 दिन वो कहां रहे? इंडिया में रहे। 300 दिन रहे कहां पे? इंडिया में। अब जरा मेरी बात समझिए, 300 दिन वो इंडिया में रहे। यहां देखिए, मेरी बात समझिए। इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या देखा? ये देखिए, ये है इनकम टैक्स ऑफिसर। एक्चुअली में इनकम टैक्स ऑफिसर का प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं काम क्या होता है, प्रैक्टिकली उसका काम होता है गवर्नमेंट को पैसा दिलाना, रेवेन्यू दिलाना। ठीक है, वैसे तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर द लॉ गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिलाना। लेकिन ये कहता है लॉ की तो ऐसी की तैसी, लॉ तो बाद में देख लेंगे, पहला काम है गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिलाना, बाकी लॉ में देखेंगे जो मर्जी लिखा हो। तो इसने क्या करा? इसने इसको और इसकी एचयूएफ को नोटिस भेज दिया इनकम टैक्स में। उसने कहा कि देखो भाई, यानी कि समझो जरा, कर्ता धर्ता ने अपनी जब एचयूएफ की रिटर्न फाइल करी होगी तो एचयूएफ को क्या दिखाया होगा? उन्होंने कहा हमारी तो सारी मीटिंग कहां से हो रही है? ऑस्ट्रेलिया से। और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछा कि अच्छा कोई भी मीटिंग इंडिया में करी? तो कर्ता धर्ता भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने कोई भी मीटिंग इंडिया में नहीं करी। मैं ऑस्ट्रेलिया जाता था, 5-10 बार गया हूं वहां पे, और वहीं जाके सारा काम हुआ है। हाँ, मैं तो रेजिडेंट हूं, मैं तो इंडिया में रहता हूं, 182 दिन से ऊपर मैं हूं, मैं तो रेजिडेंट हूं। लेकिन मेरी जो एचयूएफ है उसका सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहा गया, लेकिन इनकम टैक्स जो ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर जो था, उसने कहा नहीं भाई ऐसे कैसे? जहां करता रहेगा, उसने कहा जहां करता रहेगा वहीं से तो होगा। जहां करता रहेगा वहीं से तो क्या होगा सर? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो उसने एक नोटिस चिपका दिया एचयूएफ को और कर्ता को कि भाई आपने जो अपना एचयूएफ की रेजिडेंशियल स्टेटस दिखाया नॉन रेजिडेंट, और बीइंग अ नॉन रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया में इनकम आपकी फिर इंडिया में टैक्स नहीं होगी क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो। तो आप तो बच गए यहां पे, लेकिन आप तो, यानी कर्ता धर्ता को कह रहा है आप तो इंडिया में रहते हो। ऐसे करके उसने एक नोटिस चिपका दिया और कहा नहीं, हम एचयूएफ को नॉन रेजिडेंट नहीं मानेंगे, हम तो एचयूएफ को मानेंगे रेजिडेंट, और बीइंग अ रेजिडेंट उसकी सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी? इंडिया में टैक्स हो जाएगी। सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया वाली। अब करता धरता परेशान हो गया। वो अपने सीए से पूछ रहा है, सीए साहब देखिए, भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है, आपने तो कहा कि हमारी एचयूएफ क्या है? नॉन रेजिडेंट। आपने हमें कंसल्टेंसी देके कहा कि कोई भी बिजनेस मीटिंग इंडिया में मत करना, सारी कहां पे करना? भले ही पैसे लगा के ऑस्ट्रेलिया चले जाना, वहां जाके करना। तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया गया, वहां जाके सारी मीटिंग करी, मैं तो कोई बात भी नहीं करता, ना ही इंडिया में कोई छोटा मोटा ऑफिस भी हमने खोल रखा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है इंडिया में, और मैं तो मीटिंग्स करने ऑस्ट्रेलिया जाता था। और आपने कहा था कि ऐसे करके हमारी एचयूएफ नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, और जितनी भी इनकम है हमारी उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। अब जो सीए है वो कह रहा है भाई मैंने तो सही करा, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने तो नोटिस भेज दिया। अब ये बात गई कोर्ट में, बात गई कोर्ट में। अब कोर्ट में कौन है? दोनों है। कौन? एक तो सीए है, एक्चुअली सीए नहीं जा सकता कोर्ट में लॉयर जाते हैं। एक तो हमारा, मान लेते हैं फिर भी चलो सीए, एक तो सीए भाई साहब हो गए, और दूसरी तरफ हो गए हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है,
इसको हम प्यार से असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। मैं बार बार ये वर्ड बोलूंगा, असेसिंग ऑफिसर। तो याद रखना, इनकम टैक्स में जो हमारी असेसमेंट करता है, मतलब जो हमारी इनकम सही निकालने की कोशिश करता है, उसको असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर हमारा असेसिंग ऑफिसर होता है। अब जरा यहां देखिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर एक तरफ और एक तरफ कौन, हमारे सीए साहब, और बीच में बैठे जज साहब। अब जज साहब क्या करेंगे, जज साहब वही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो जज साहब ने देखा कि यार लॉ में तो ये लिखा है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में होने चाहिए, और ये बता रहे करता धरता भाई साहब कि हमारी तो सारी मीटिंग कहां हुई है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में मैंने कोई मीटिंग करी नहीं है। तो एज पर द लॉ कर्ता जो है वो अलग है, क्योंकि कर्ता कौन है सर, कर्ता तो इंडिविजुअल है, तो कर्ता इज अ सेपरेट पर्सन, बट एचयूएफ इज अ सेपरेट पर्सन। तो दोनों के रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकलेंगे। तो कर्ता चाहे इंडिया में रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो क्या देखेंगे, यानी जज क्या कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि भाई तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या, तुम्हें इनकम टैक्स पढ़ना नहीं आता। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि भाई हमें तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है, और आप कह रहे हो करता तो देखो सर इंडिया में रहता है, इसका मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो इंडिया से ही हो रहा है। तो ये तो छुपा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि भाई देखो, ये आपको प्रूफ दे रहे हैं कि देखो ये ऑस्ट्रेलिया गया, इसके वीजा पे लिखा, इसके पास वीजा है, इसके पास पासपोर्ट में है, यहाँ पे कोई इनका ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। आपने जबरदस्ती इनको परेशान करने के लिए, या आपने गवर्नमेंट का फालतू में कि आप रेवेन्यू बढ़ाओगे, और आपने इनके ऊपर ये नोटिस भेज दिया। तो फिर ये केस हुआ और बताया गया कि देखिए कि भाई जो कंट्रोल की पावर है, देखिए इट इज नॉट इनफ दैट पर्सन ओनली हैज राइट टू कंट्रोल, यानी कि सिर्फ इसके पास कंट्रोल की पावर होना काफी नहीं है, उसका एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। यानी कि अगर ये करता इंडिया में रहता है और कंट्रोल की पावर इसकी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एचयूएफ इंडिया में हो जाएगी। वो पावर उसने एक्सरसाइज यानी यूज भी करी हो, लेकिन उस पावर को उसने इंडिया में यूज करा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मीटिंग नहीं करी गई है। That's why this HF will not be recognized as resident in India. Rather, it will be a non-resident in India. तो वो कह रहा है, समझिए जरा, कि भाई सिर्फ पावर होना ही काफी नहीं है, पावर का एक्सरसाइज करना भी काफी जरूरी है। एक्सरसाइज करने का मतलब हुआ उस पावर को यूज करना, उस पावर को यूज करना, और यूज करने का मतलब क्या हुआ कि सर उसके लिए आप मीटिंग्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मीटिंग्स। क्लियर है, बात समझ आई। ठीक है, अब ये लिखना चाहो तो लिख लो, मर्जी आपकी, बनाना चाहो तो बना लो। लिख लिया, चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए। बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस outside India can be controlled from India. बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैन बी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यानी कि यही केस इसका उल्टा, कि बिजनेस कहां पर है सर, बिजनेस सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया में है, कर्ता जो है उसकी जो कर्ता कहां रहता है, इंडिया में, और कर्ता सारे के सारे डिसीजन इंडिया से ले रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस कहां लोकेटेड है, कहां काम हो रहा है। मेन चीज देखनी है कि उसकी जो मीटिंग्स हैं या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इन इंडिया हो। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, यस कॉमा, इफ मेन डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम इंडिया, वेदर बिजनेस ऑफ एचईएफ रनिंग आउटसाइड इंडिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4।
मियर, मियर का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ अ हाउस इन इंडिया इज नॉट इनफ, इज नॉट इनफ, फुल स्टॉप लिखिए। दिस मीन्स HUF has house in India and some family members, फैमिली मेंबर्स को क्या कहते हैं हम, को पार्टनर reside there, full stop. That does not means control management is in India। यानी कि क्या हुआ कि घर इंडिया में है, बिजनेस चल रहा है अमेरिका में HUF का, पर घर इंडिया में है और वहां पे क्या रहते हैं, कुछ फैमिली मेंबर रहते हैं, चाहे करता ही क्यों ना रहता हूं, लेकिन सारी मीटिंग्स कहां हो रही है, अमेरिका में। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा नहीं भाई, ये तो सारे लोग यहां रहते हैं, करता तो भाई कभी कभार वहां जाता है। इसका मतलब ये है कि ये HUF के बिजनेस से इनकम जो है इंडिया में आनी चाहिए, इसको रेजिडेंट बना दो। तो फिर जज ने दोबारा से ऑफिसर को डांटा, बोलेगा तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या, कितनी बार तुम्हें समझा दी है बात कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखनी है भाई, कोई मतलब नहीं है कि फैमिली मेंबर कहां रहते हैं, करता कहां रहता है। HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर है, पॉलिसी कहां पे मेंटेन हो रही है, बन रही है, मीटिंग्स कहां पर हो रही है, ये देखना है आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बताओ बात क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 5 लास्ट। लास्ट नहीं है, उसके बाद छठा भी है। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, प्लेस ऑफ कंट्रोल may be different from place of registered office और बिजनेस। ठीक है, समझिए जरा क्या मतलब है इसका, कि HUF जो है, HUF जो है उसका जो बिजनेस है वो चल रहा है दिल्ली में, और दिल्ली में उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रखा हो GST का, या उन्होंने क्या कर रखा है, वो HUF ही रजिस्टर करा रखी है कहां पे, दिल्ली में। यानी HUF का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड उसका, वो सब कहां का है, दिल्ली का। ठीक है, और काम भी कहां हो रहा है, दिल्ली में। अब मेरी बात समझिए जरा, मेरी बात समझिए, जो करता है, करता जो है, करता धरता, वो रहता है अमेरिका में, और सारे के सारे डिसीजन भी कहां से लिए जा रहे हैं सर, सारे के सारे डिसीजन भी लिए जा रहे हैं अमेरिका से। ठीक है, तो चाहे बिजनेस इंडिया में हो, यहां से इनकम जनरेट हो रही है, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी पॉलिसी मेकिंग, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, देन दिस HUF विल बी रिगार्डेड एज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन याद रखना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100% बाहर होना चाहिए। अगर एक मीटिंग भी आपने इंडिया में कर ली, एक मीटिंग भी इंडिया में कर ली, इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, HUF रेजिडेंट। क्लियर है। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है कि भाई प्लेस ऑफ कंट्रोल में भी डिफरेंट हो सकता है, कि प्लेस ऑफ कंट्रोल अमेरिका में हो और हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या GST नंबर हमने ले रखा है वो कहां ले रखा है, इंडिया में। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने GST नंबर इंडिया में लिया हो, आपने रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराया हो, आपको सिर्फ क्या देखना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का प्लेस। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का प्लेस कैन बी आउटसाइड इंडिया इवन इफ द बिजनेस इज रनिंग इन इंडिया। पॉइंट नंबर 6, कंट्रोल must have
परमानेंस, परमानेंस, फुल स्टॉप लिखिए इसमें। दिस मीन्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज करना, यूज फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, अ पर्टिकुलर प्लेस विद some degree of permanence, full stop। नेक्स्ट लिखिए, टेम्पोरेरी और कैजुअल कंट्रोल does not does not establish does not establish control and management, does not establish control and management at that place। ठीक है, समझिए जरा मेरी बात को। क्या लिखा है इसमें कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए परमानेंट एक प्लेस होनी चाहिए, परमानेंस होना चाहिए। यानी हुआ क्या सर, समझिए जरा मेरी बात को, कि भाई मेन डिसीजन करता लेता था। अब क्या हुआ, करता इंडिया में था, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए वो इंडिया से बाहर चला गया। ये चलिए उल्टा करते हैं कि हुआ क्या, कि करता कहाँ रहता था, ऑस्ट्रेलिया में। करता ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बिजनेस भी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। थोड़े से टाइम के लिए करता इंडिया में आया और कुछ दिन इंडिया में रहा, यानी कि टेम्परेरी बेसिस में वो इंडिया में रहा या कैजुअल बेसिस पे इंडिया में रहा, और वहां से उसने कुछ चीजें बता दी कि ऐसे ऐसे कर लेना। समझो जरा, फोन पे उसने कैजुअली बता दिया कि ये सब कर लेना। उसने कोई प्रॉपर मीटिंग नहीं करी, बस कुछ चीजें बता दी कि ठीक है ऐसे ऐसे कर लेना। यानी टेम्परेरी बेसिस पे और कैजुअली उसने कुछ चीजें बता दी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो गया। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया परमानेंस होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल में कहां से, परमानेंटली, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए या टेम्परेरी या कैजुअली अगर वो आ जाता है, शॉर्ट टर्म तो नहीं करेंगे, कैजुअली मतलब आप ये कह सकते हो कैजुअली हो गया कि बस ऐसे ही बता दिया, प्रोफेशनली या फिर फॉर्मली नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है उसका एक परमानेंस होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, देखिए जरा समझिए, कि करता इंडिया में आया घूमने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एचयूएफ भी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है उसकी, घूमने के लिए इंडिया में आ गया करता। अब आपको पता है बिजनेसमैन है तो फोन पे बात करेगा, अच्छा ठीक है इससे ये खरीद लेना, ये बेच देना, ठीक है, अच्छा इसे रेंट का पैसा लेना है, ये ऐसे करके वो समझा रहा है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर भी वहीं घूम रहा था, उसको देख लिया, अच्छा करता है, इंडिया में घूम रहा है और यहाँ पे फोन पे मीटिंग कर रहा है, इसको तो नोटिस भेज दो। फिर बात गई जज के पास, उसने कहा सर मैंने कोई मीटिंग नहीं करी है। करता कह रहा है मैंने सर कोई मीटिंग नहीं करी है, वो तो फोन पे बस मैं समझा रहा था कि ऐसे ऐसे कर लेना। क्या था ये, एक टेम्परेरी या कैजुअल कंट्रोल था, बाकी मेरी एक्चुअल मीटिंग तो मैंने उनको कहा कि सारी चीजें आके मैं आपको समझाऊंगा, तो परमानेंटली मेरा सारा काम और मीटिंग्स तो ऑस्ट्रेलिया में ही है, लेकिन भाई यहाँ तो कैजुअली मैं उनको चीजें ऐसे समझा रहा था। तो जज ने कहा हाँ ठीक है, ये तो होता है, बिजनेसमैन कैजुअली बहुत सारी चीजें समझाता है, टेम्परेरी बेसिस पे वो कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कहेंगे कि पार्टली इन इंडिया, एक मीटिंग तो इंडिया में कर ली, ठीक है, तो वहां पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होगा। क्लियर है? मुझे बताओ कि आपको ये सारी बातें समझ आई? 2 मिनट या 5 मिनट पॉज करो और ये सारी की सारी बातें एक बार फिर से शुरू से पढ़ लो, सारी बातें एक बार शुरू से पढ़ लो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, एक बार पढ़ लो शुरू से, पॉज करो और पढ़ लो जल्दी से। फिर करेंगे हम पॉइंट नंबर बी। पहले हमने ए करा था ना पॉइंट नंबर, ये रहा। फिर करेंगे पॉइंट नंबर बी। चलो फटाफट से पॉज करो और
पढ़ लो। चलिए जी, पॉइंट नंबर बी लिखेंगे। देखिए, व्हेन अ HUF will be treated as ordinary, ऑर्डिनरी आपको पता है हम इसको कहते हैं ROR, एंड नहीं, और होगा, और नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल और HUF के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो वो रेजिडेंट होते हैं, और अगर वो रेजिडेंट बन गए तो उसके बाद हम देखेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, चलिए, तो कब ऐसा माना जाएगा, समझिए, कब ऐसा माना जाएगा कि जब एक एच मेरी बात सुनिए, जब एक HUF रेजिडेंट तो बन जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या कंडीशन है कि उसको ऑर्डिनरी माना जाएगा या नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं प्यार से, NOR। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। इफ एनी HUF becomes resident in India during previous year, अगर वो रेजिडेंट बन जाती है तो उसके बाद देन वी नीड टू चेक वेदर सच HUF is ordinary or not ordinary, or not ordinary, ठीक है, रेजिडेंट। भैया अगर कोई भी HUF, इंडिविजुअल का तो हमें पता है, ठीक है, अगर HUF रेजिडेंट बन जाती है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है, ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, चलिए, तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बुलेट, अ HUF will be treated as ऑर्डिनरी, हमारे पास कंडीशन किसकी है, ऑर्डिनरी की, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ। ठीक है, मुझे बताइए जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए सीए साहब यहां देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल के केस में कब माना जाता था कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था, अगर आप अच्छे बच्चे हो और आपने पढ़ाई करी होगी, इसको लिखना मत, हमने ये पढ़ा था सर, एक इंडिविजुअल सबसे पहले तो क्या बनेगा, वो रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट बनने की कंडीशन मैंने पढ़ ली है, अब मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद रेजिडेंट बनने के बाद वो ऑर्डिनरी बनता था या फिर नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि वो ऑर्डिनरी कब बनता था। सर वो ऑर्डिनरी तब बनता था जब दो कंडीशन पूरी होती थी साथ साथ। पहली कंडीशन तो ये थी कि 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम दो बार, कम से कम दो बार क्या बनना चाहिए, उसको रेजिडेंट बनना चाहिए। ठीक है, कि 10 प्रीवियस ईयर में, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 प्रीसीडिंग ईयर में से कम दो बार वो रेजिडेंट बने, प्लस प्लस मतलब साथ साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पिछले 7 सालों में उसका जो स्टे है वो मोर देन और इक्वल टू 730 डेज होना चाहिए, किसमें, प्रीवियस, प्रीवियस नहीं, प्रीसीडिंग, 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 प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में। ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, अब जरा समझिए HUF के लिए क्या होगा। HUF के लिए भी सेम कंडीशन है, लेकिन वहां पे पर्सन या इंडिविजुअल की जगह आ जाएगा कर्ता। यानी कि समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे,
मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम एक एचयूएफ को देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? सर उसका होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो, यानी उसकी मीटिंग्स इंडिया में हो, उसके टॉप लेवल की जो मीटिंग्स हैं या उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो इंडिया में होगा, तो मान लेंगे वो रेजिडेंट एचयूएफ, वो रेजिडेंट नहीं, वो एचयूएफ रेजिडेंट बन गई है इंडिया में। अब अगर वो एचयूएफ रेजिडेंट बन गई है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी कब होगी सर? ऑर्डिनरी तब होगी जब पिछले 10 सालों में 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 बार रेजिडेंट हो। कौन रेजिडेंट हो? कर्ता रेजिडेंट हो। कम ऑन, कौन रेजिडेंट हो? कर्ता रेजिडेंट हो। उसके साथ साथ कर्ता का स्टे, किसका स्टे सर? कर्ता का स्टे, कर्ता का स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। 730 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। यानी इंडिविजुअल वाली ही कंडीशन है, बस वो इंडिविजुअल की जगह किस पे लग जाएगी? कर्ता पे लग जाएगी। कम ऑन, किस पे लग जाएगी? कर्ता पे लग जाएगी, ताकि हम एचयूएफ को ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी बना पाए। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? बस इतनी सी ही बात थी इसमें, कंडीशन बिल्कुल वही है, बस वहां पे इंडिविजुअल की बात थी, यहां पे एचयूएफ की बात है। अब एचयूएफ का स्टे तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने किस पे डाल दिया? उन्होंने डाल दिया कर्ता के स्टे के ऊपर, कि हम कर्ता को देखेंगे कि 10 सालों में से 2 बार कम से कम क्या हो, वो रेजिडेंट हो। उसके अलावा मतलब उसके साथ साथ कि वो पिछले 7 सालों में 730 डेज मिनिमम उसका स्टे होना चाहिए। चलिए तो लिखिए पॉइंट नंबर ए, कर्ता becomes resident एट लीस्ट, कम से कम कितनी बार? 2 टाइम्स इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड मतलब दूसरी कंडीशन साथ साथ पूरी होनी चाहिए कि कर्ता स्टे शुड बी। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर यहां मस्ट होना चाहिए ना, कि इतना तो होना चाहिए, आप शुड क्यों लिखवा देते हो? एक्चुअली में आप समझो, अगर लॉ में शुड लिखा हुआ है तो उसका मतलब लॉ आपको मैंडेट कर रहा है कि हम कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, तो मतलब आपको करना पड़ेगा। तो शुड ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है हमारे लिए? मस्ट बन जाता है। तो भले ही आप उसको शुड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ता स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 days during 7 preceding previous year। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। लिख लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ठीक है, तो ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रखा है, एक बार इस पे नजर मार लेते हैं। किसका रेजिडेंशियल स्टेटस सर? एचयूएफ का। देखो भाई, एचयूएफ का हम क्या देखेंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे। एचयूएफ का स्टेटस कैसे हो डिसाइड होता है? कंट्रोल से, यानी अगर उसका कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया में हुआ तो वो क्या बन जाएंगे सर? अगर कंट्रोल इंडिया में हुआ तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर सारा का सारा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट। अब एचयूएफ अगर रेजिडेंट बन गई है तो देखेंगे आरओ आ रहे हैं, आर एनओ आ रहे हैं। कब सर? हम यहाँ पे स्टे किसका देखेंगे? हम यहाँ पे स्टे देखेंगे कर्ता का। किसका देखेंगे? कर्ता का। कि भाई जो कर्ता का स्टे है, कर्ता का स्टे है वो 730 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग ईयर। उसके साथ साथ कर्ता 10 सालों में से कम 2 बार क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो एचयूएफ क्या बन जाएगी मेरी? आर एनओआर, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, एचयूएफ का स्टेटस कंट्रोल से ऑर्डिनरी है या नहीं, वो कर्ता के स्टे या पास्ट से। ठीक है, चलिए तो ये मैंने सब कुछ जो आपको लिखवाया है वही सब इसमें लिखा हुआ है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा। ठीक है, तो ये में लिखा है कि मैंने कि भाई कब ऑर्डिनरी होगी और कब नॉट ऑर्डिनरी होगी एचयूएफ, तो वही हम कर्ता की बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कह रहे द बिजनेस, पढ़िए जरा मेरे साथ। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी बिजनेस कहां चल रहा है सर? एचयूएफ का ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है।
एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, सारी पॉलिसी भी कहां से हो रही है सर, वहीं से ली जा रही है, यानी इसके होली जो कंट्रोल मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर ई जो है वो करता धरता है किसका, एचयूएफ का। हु वॉज बॉर्न इन कोलकाता, कोलकाता में पैदा हुआ, मैंने आपको वैसे भी बताया कि एचयूएफ का मेन जो लॉ है वो कहां से आया है, वेस्ट बंगाल से ही, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बहुत पहले मतलब ऐसी प्रथा होती थी, इसके बारे में चलो छोड़ो, कोई नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा हु वॉज बॉर्न इन कोलकाता, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 आफ्टर 15 ईयर्स, माइंड इट, 15 साल के बाद वो इंडिया में आ रहा है, यानी कहां रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। प्रीवियस ईयर हमारा जो है 24-25, यहां पे प्रीवियस ईयर 24-25 है हमारा, वो इंडिया में आया है। और ही कम्स टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को वो इंडिया में आया एंड लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1/12/2024, 1/12/2024 को वो चला गया। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई, एक तो मिस्टर ई जो इंडिविजुअल एज अ रेजिडेंशियल स्टेटस उसका निकालना है, और कह रहा है एचयूएफ का भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। पर हम असेसमेंट ईयर की टर्म्स में नहीं बात करते, हम तो किसकी टर्म्स में बात करते हैं, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर होगा मेरा 24-25, जो कि इसने यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। देखिए सीए साहब, यहां देखिए, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है किसका, एक तो मिस्टर ई एज अ कर्ता या एज ए इंडिविजुअल, और एचयूएफ का। चलिए, तो इंडिविजुअल वाला तो बड़ा आसान है, आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई, इंडिविजुअल। अब मुझे बताइए इंडिविजुअल के लिए क्या कंडीशन थी। सर इंडिविजुअल के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि एक तो उसका जो स्टे है वो मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 182 डेज से ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैं आपको लिखवा चुका हूं। आओ जरा चेक करते हैं, चेक। सर वो आया कब, वो आया अप्रैल में, तो अब मैं डे सीधा सीधा लिखूंगा, अप्रैल में कौन सी तारीख को आया, 1 तारीख को। तो जिस दिन वो इंडिया में आया वो दिन भी माना जाएगा इंडिया में था। तो अप्रैल के 30 दिन, अप्रैल के बाद आया सर मई, फिर जून, जुलाई, अच्छा अगस्त में गया वो, लेकिन गया कब, ये रहा 1/12, अच्छा दिसंबर में गया है, दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में गया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में रहा, सितंबर में रहा, कौन सा है हमारा सर ये, सितंबर, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर में कितने दिन रहा बताओ, कौन से दिन चला गया सर, 1 तारीख को चला गया। तो जिस दिन गया वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा। तो मुझे बता दो कुल मिला के कितने दिन वो इंडिया में रहा, चेक करो, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 245 डेज हो गए सर, कंडीशन पूरी हो गई, कंडीशन पूरी हो गई, 182 डेज से ज्यादा हो गए, तो हम लिख देंगे कि मिस्टर ई इज रेजिडेंट इन इंडिया। अब अगर वो रेजिडेंट बन गया, मिस्टर ई रेजिडेंट बन गया, तो चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी के लिए क्या कंडीशन थी सर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कंडीशन ये थी, ठीक है, पहली कंडीशन ये थी कि 10 ईयर्स में से, 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 टाइम्स क्या हो वो, रेजिडेंट हो। और ये कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं सर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, रीजन बीइंग क्योंकि सर 15 साल में पहली बार इंडिया आया है, तो पिछले 15 साल तो वो इंडिया में एक बार भी नहीं आया। और अगर एक बार भी नहीं आया तो इसका मतलब वो 10 सालों में, क्योंकि जब 15 साल में नहीं आया तो पिछले 10 सालों में तो कभी रेजिडेंट बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रेजिडेंट बनेगा तब जब रहेगा, और वो पिछले 15 सालों में अब इंडिया आया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस मिस्टर ई विजिट इंडिया आफ्टर 15 years and hence he does not satisfy condition of
ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका मतलब वो क्या बन गया सर, मिस्टर ई जो है वो हमारे लिए बन गया रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये तो सर किसकी बात हुई सर, ये बात हुई इंडिविजुअल की, ये बात हुई इंडिविजुअल की। अब हम बात करेंगे किसकी, एचयूएफ की। मेन तो हमें एचयूएफ के लिए पढ़ना है यहां पे, आइए जरा एचयूएफ के लिए लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर बी, फॉर एच यू एफ, चलिए लिखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, लिखिए आगे, अ एच यू एफ will be treated as resident in previous year if its control and management, if its control and management is wholly or partly situated in India during previous year। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के फैक्ट्स बताएंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। चलो देखो, इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question, comma, एच यू एफ इज ट्रांजेक्टेड, यानी कि ट्रांजेक्शन्स कहां से हो रही है उसकी सारी, ऑस्ट्रेलिया से, ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यानी कि भले ही उसका कर्ता इंडिया में था, लेकिन हमें यह नहीं देखना कि कर्ता कहां पे घूम रहा है, हम तो देखेंगे कि उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहे हैं। इन द गिवन क्वेश्चन एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसने बताया था, एंड ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब वो एचयूएफ क्या बन गई सर, वो एचयूएफ बन गई नॉन रेजिडेंट। आओ लिख देंगे, हेंस एचयूएफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, देयरफॉर द एचयूएफ बिकम्स a non-resident during previous year 24-25। ठीक है, अब लिखो नोट, कर्ता कर्तास स्टे एंड रेजिडेंसी या रेजिडेंशियल स्टेटस इज इररिलेवेंट। कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस और उसका स्टे इररिलेवेंट है, किस लिए, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। हाँ,
लेकिन जब मैं एचयूएफ का ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बात करूंगा तो कर्ता का स्टे और रेजिडेंशियल स्टेटस रिलेवेंट होगा। लेकिन जब मैं पहले पॉइंट पे, समझिए जरा यहां देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक बात सुनिए कि जब मैं पहले पॉइंट पे कर्ता का, सॉरी कर्ता का नहीं, एचयूएफ का, जब मैं पहले पॉइंट पे एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा तो उस समय मैं कर्ता का स्टे और रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखूंगा। मुझे सिर्फ क्या देखना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो हम लिख रहे हैं कि कर्ता का स्टे एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इज इररिलेवेंट फॉर चेकिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ। ठीक है, चलिए। चलिए, इसको लिख लीजिए फटाफट से और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको करना क्या है, क्लास में अगली क्लास देखने से पहले इसको एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स, और उसके बाद मेन जो हमें पॉइंट करना है वो करना है हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे वो आ जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस, और वो आ जाता है ए बी ओ आई करके आ जाता है हमारा इफेक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया करके जो है वो आता है, तो वो हमें देखना होता है। हालांकि वो सीए इंटर में नहीं है वो, लेकिन आपके पास सीएमए और सीएस के अंदर है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अगली क्लास देखने से पहले इसको आप अच्छे से पढ़कर आना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपसे मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, और बस ऐसे ही अपने बढ़िया तरीके से चीजें करिए। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, बाय।